हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रमोद यादव आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। आज का सेशन होगा इस अखंड भारत के अनेक नामों पर। आइए देखते हैं। हमने कहा कि आज का सेशन भारत के अनेक नामों पर होगा। अनेक नामों पर वह नाम है भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। इस भारत के और भी नाम हैं, जैसे कि जम्मू द्वीप, भारतवर्ष, भारत खंड। लेकिन इस नामों पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इन नामों का हमारे दैनिक जीवन में इनका प्रयोग नहीं होता है। आप इन नामों को देखते होंगे, इतिहास, भूगोल, ये हमारे दैनिक जीवन में इनका प्रयोग हमेशा होता रहता है, इसलिए इन पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारे भारत को और भी नामों से जाना जाता है, राजनैतिक और संवैधानिक तरीके से। कहीं देश, राष्ट्र, राज्य और संघराज्य के नाम से जाना जाता है। भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया को एक कहानी, पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम इसे भारत को समझते हैं। भारत को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा, जिसमें किसी देश के नाम के इतिहास का सार छिपा है। वह देश है भारत। एक समय की बात है, महर्षि विश्वामित्र एक जंगल में तपस्या कर रहे होते हैं। उस तपस्या को भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को इंद्रलोक से भेजा जाता है। मेनका अप्सरा के सुंदर नृत्य, उनकी पायल की छमछमाहट से महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो जाती है। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो मेनका अप्सरा के सुंदरता को देखकर वह सम्मोहित हो जाते हैं, और कुछ समय बाद मेनका अप्सरा महर्षि विश्वामित्र के संबंध से एक पुत्री की प्राप्ति होती है। पुत्री की प्राप्ति होते ही मेनका अप्सरा इंद्रलोक चली जाती है। उस पुत्री का लालन पालन, देख रेख, शिक्षक दीक्षा कण्व ऋषि के आश्रम में होती है। कुछ समय बाद उस बालिका अर्थात पुत्री का नाम शकुंतला रखा जाता। समय बीतता जाता है, वो धीरे धीरे शकुंतला बड़ी हो जाती हैं। सारी शिक्षा, दीक्षा, रहन पालन पोषण उसी जंगल कण्व ऋषि के आश्रम में हो जाता है। रहते रहते वहाँ के जीव जंतुओं, वहाँ के पेड़ पौधों से इतना प्रेम हो जाता है। इसी की व्याख्या अपने पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में कवि कालिदास इतनी मार्मिक ढंग से वर्णन करते हैं, उसका हम कुछ हिस्सा बताने का प्रयास करेंगे आपको। वो कहते हैं, जब शकुंतला बड़ी हो जाती हैं तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार करने की खोज में धीरे धीरे कण्व ऋषि के आश्रम के पास पहुंच जाते हैं, और उस समय शकुंतला फूलों को सींच रही होती हैं, और उनकी सुंदरता से हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत सम्मोहित हो जाते हैं और शादी की बात कण्व ऋषि से करते हैं। दोनों की शादियां तय कर दी जाती हैं। जब शकुंतला की विदाई होती है शादी होने के बाद, तो उसी समय की एक घटना है। कवि कालिदास कहते हैं कि जब वो रथ पर बैठने जा रही थी शकुंतला जी, तो उसे एक हिरण का बच्चा उनकी साड़ियों को खींच रहा था, रोकने का प्रयास कर रहा था। कुछ खरगोश के झुंड उनके रथ के सामने आ गए। कवि कालिदास कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा अपनी माँ को कहीं जाने से रोक रहा है। परिवार के सदस्य के रूप में, आंसुओं के रूप में वो वृक्ष उस जंगल के अपने पत्तों को गिरा रहे होते हैं, अपने टहनियों को झुकाकर उस रथ को रोकने का प्रयास कर रहे होते हैं। वहाँ की छोटी छोटी जो लताएं हैं, उनको शकुंतला के पैरों को स्पर्श करने का कोशिश करती हैं। इस प्रेम भावना को देखकर शकुंतला के आंखों में आंसू भर जाते हैं, और कवि कालिदास कहते हैं, उनकी कल्पना है कवि की अपनी, वो कहते हैं कि इतने आंसू गिरते हैं शकुंतला की आंखों से कि जो पत्त के धूल हैं उड़ रहे थे वह नम हो जाते हैं। कभी आपको समय मिले तो इस अभिज्ञान शाकुंतला नामक पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करिए। हम इस
पुस्तक के कुछ कहानी के हिस्से को बताने का आपको हमने प्रयास किया। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती हैं तो कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नामकरण करने के लिए कण्व ऋषि को बुलाया जाता है। कण्व ऋषि भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं यह बालक इस देश अर्थात राज्य का एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसका नाम रखा जाता है भरत। इसी बालक भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। हमने एक कहानी के माध्यम से इस देश अर्थात भारत को समझने का प्रयास किया। इसी बालक दुष्यंत पुत्र बालक भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। अब हम समझते हैं आर्यावर्त को। आर्यावर्त एक इतिहासकार है मैक्स मुलर महोदय साहब। उनके कहने के अनुसार जब 1500 ईसा पूर्व में अर्थात एडी में मध्य एशिया से आर्य भारत आए तो वह सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटियों के क्षेत्र में अपना निवास बनाकर रहने लगे, क्योंकि सारा जल सब कुछ व्यवस्थाएं उसी नदी घाटियों में उपस्थित होती थी। इस वजह से जब वो अपनी यात्रा करके आए तो वो सिंधु नदी घाटियों की तलहटियों में वो अपना निवास स्थान बनाकर रहने लगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, रावी नदी के तट पर अपना स्थान बनाकर वहाँ भी रहना शुरू किए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, पहले के लोग जो आते थे रहना शुरू करते थे, यात्री थे या विदेशी यात्री, वह नदी घाटियों के क्षेत्रों में स्थिर होकर अपना निवास बनाकर रहना शुरू करते थे, क्योंकि सारी पानी की उपलब्धता वो नदी तालाबों कुओं से होती थी। वहाँ तब के ज़माने में नलकूप हैंडपाइप तो होती नहीं थी। इस वजह से नदी के क्षेत्रों में अपना निवास बनाकर रहना शुरू किए, जिसे हम इस समय रावी नदी के नाम से हम जानते हैं। तब उसे परुशड़ी के नाम से जाना जाता था। उसी परुशड़ी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध होता है। आर्यों के जो राजा थे अर्थात नेतृत्व कर रहे थे वह सुदास थे, और अनार्यों के बीच 10 आर्य थे जिसके मुखिया सुदास थे, और अनार्यों के बीच 10 राज्य युद्ध होता है और 10 राज्य युद्ध सुदास जीत जाते हैं। तब अपने आर्यों के काफिलों को लेकर धीरे धीरे उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे भारत में वो अपना निवास स्थान बना लेते हैं। इन्हीं आर्यों के आगमन से मैक्स मुलर महोदय के अनुसार हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। ये 1500 ईसा पूर्व एडी की बात है लगभग। अब हम समझते हैं हिंदुस्तान। जिस हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं, इस शब्द का निर्माण, हमने कहा जिस हिंदुस्तान शब्द को आप देख रहे हैं, इस हिंदुस्तान का निर्माण एक हिंद शब्द से होता है। हमने कहा हिंदुस्तान शब्द का निर्माण हिंद शब्द से है, और ये हिंद शब्द का संबंध भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित हिंदुकुश पर्वत सिंधु नदी से संबंधित है, क्योंकि जिसे हम सिंह द्वार के नाम से भी जानते हैं। इसी सिंह द्वार से अर्थात हिंदुकुश पर्वत से होते हुए जब विदेशी यात्री और विदेशी आक्रांता, अर्थात कहने का तात्पर्य है विदेशी आक्रांता का अर्थात विदेशी आक्रमण करने वाले, जब इस रास्ते से हिंदुकुश पर्वत से आ रहे थे, जिस देश का उन्हें दर्शन हुआ वह सिंध का देश था। अर्थात हम जो आप कहते हैं जो जिसे हम आज के वर्तमान स्थिति में जिसे भारत और इंडिया के नाम से जानते हैं, उसी को वो उस समय जब आए तो वह सिंध के नाम से जाने जाते थे। अर्थात इस भारत को तो वह सिंध के नाम से जानते थे। इसीलिए हमने कहा तो आते समय जिस देश का उन्हें दर्शन हुआ वह सिंध का देश था। यह सिंध का देश अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों के अनुसार, विदेशी यात्रियों के अनुसार, कुछ समय बाद जब फारस के लोग अर्थात ईरान के लोग भारत आए तो इसी सिंध को हिंद कहा उन्होंने। हमने कहा विदेशी आक्रांता अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन के बाद सिंध को जब फारस के लोग अर्थात ईरान के लोग भारत में आए तो इसी सिंध को हिंद कहा। वर्णों में परिवर्तन होने के साथ साथ देखिए, श से यह ह हुआ, यह ध से यह द हुआ, इन दोनों में वर्णों में परिवर्तन हुआ। वर्णों में परिवर्तन होने से ध्वनियों में परिवर्तन हुआ। जब ध्वनियों में परिवर्तन हुआ तो यह सिंध से हिंद हो गया।
इस फारस के आने के बाद, क्योंकि या विदेशी यात्री हमेशा यहाँ पे यात्रा करने एक देश से दूसरे देश आवागमन करते थे। फारस के बाद जब अरब प्रदेश के लोग जब भारत आए, ये अरब प्रदेश का मतलब कोई ये देश नहीं है, कोई महाद्वीप नहीं है। कुछ महाद्वीपों में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अरबी भाषा बोली जाती है। वहाँ के लोग जैसे अफ्रीका में माली है, अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सोमालिया है। अफ्रीका के 10 देश हैं ऐसे जहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है, जो भूमध्य सागर के तराई क्षेत्रों से लगे हुए हैं। और सऊदी अरबिया, ओमान, यमन है, इराक है, ईरान है, यहाँ पे अरबी भाषा बोली जाती है। अर्थात एशिया महाद्वीप में 12 देश ऐसे हैं, प्रदेश कि वहाँ पे अरब भाषा बोली जाती है। और अफ्रीका में 10 देश ऐसे हैं जहाँ पे ये लोग जब भारत में आए तो इसी हिंद को हिंदू के नाम से, अर्थात कुछ मात्राओं के परिवर्तन से, इसमें कुछ मात्राओं में परिवर्तन हुआ, कुछ कारक और प्रत्यय लगने से एक पृथक शब्द का निर्माण हुआ, जिसे हम और आप हिंदुस्तान कहते हैं। विदेशी आक्रांता तथा आक्रमणकारियों के हिसाब से इस देश का नाम सिंध था। जब फारस के लोग आए तो इसी सिंध को हिंद कहने लगे। और जब अरब प्रदेश के लोग आए तो ये हिंद से हिंदुस्तान बना। इंडिया को देखते हैं। भारत का जो नाम है अंग्रेजी इंडिया, भारत का इंग्लिश नाम इंडिया। इस इंडिया का संबंध यूनान से है, अर्थात ग्रीस से है। ये यूरोप महाद्वीप में ग्रीस एक प्रदेश है। उसे हम जिसे इस समय ग्रीस कहते हैं, उसे यूनान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये सभ्यता यूनान की जो थी बहुत पुरानी थी। जो भी शब्द निकले हैं, लैटिन हो, आपसे कभी सुने होंगे कि लैटिन शब्द का ये शब्द निकला हुआ है, इससे यह हुआ है। तो ये यूनान के जो लोग थे, ग्रीस के लोग थे, बहुत विकसित थे। यूनान के लोग जब भारत आए 4वीं ईसा पूर्व में, जिसे और हम और आप अर्थात विदेशी आक्रांता जिसे सिंध कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे, इस सिंध कहते थे, इसी सिंध को यह लोग इंडस कहते थे। हमने कहा इस इंडिया शब्द अर्थात अंग्रेजी शब्द का संबंध भारत का यह अंग्रेजी शब्द इंडिया का संबंध सिंधु से है। यह सिंधु से इसलिए है, जब यूनान के लोग भारत में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आए तो वो ये सिंधु को इंडस कहा करते थे। इसी इंडस से एक ग्रीक वर्ड अर्थात लैटिन शब्द इंडिका का निर्माण हुआ। इंडिका, और इसी इंडिका से इंडिया शब्द का निर्माण हुआ। भारत की इंग्लिश वर्ड इंडिया का नाम ये सिंध शब्द से संबंधित है। जब 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान के लोग अर्थात ग्रीस के लोग भारत आए तो यह सिंध को इंडस कहा करते थे अपनी भाषा में। और इसी इंडस से एक लैटिन शब्द अर्थात ग्रीक शब्द इंडिका का निर्माण हुआ, और इसी इंडिका से इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तब से यह अपने देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। 1600 से आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, यहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। तब से इस अंग्रेज़ उसी के बगल में यूरोप के लोग थे ये यूनान के, और उसी के बगल में इंग्लैंड भी है जिसे हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद से इन लोगों की यात्रा शुरू होती गई और इस देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान को समझने का प्रयास किया। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये तो पौराणिक कथाओं, इतिहासों, विदेशी आक्रांताओं, विदेशी यात्रियों के द्वारा ये अपने देश का नाम पड़ा था। अब हम देखेंगे संवैधानिक और राजनीतिक शास्त्र के अनुसार हमारे देश के कितने नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं
कि संवैधानिक और राजनीतिक रूप से भारत को कितने नाम से जाना जाता है। अभी तो हमने देखा विदेशी यात्रियों के आगमन और आक्रांता अर्थात आक्रमण करने वालों के और इतिहास और पौराणिक आधार पर हमने इस भारत के अनेक नामों को जाना। भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया। अब देखते हैं संवैधानिक और राजनीतिक रूप से इस भारत को कितने नामों से जाना जाता है। संवैधानिक व राजनीतिक रूप से भारत के नाम। पहला है देश, दूसरा है राज्य, तीसरा है राष्ट्र, चौथा है संघराज्य। हमने कहा संवैधानिक राजनीतिक रूप से भारत के नाम। वह है देश है जिसे हम कंट्री के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। दूसरा है राज्य जिसे हम स्टेट के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तीसरा है राष्ट्र अर्थात नेशन। चौथा है यूनियन स्टेट। संघ राज्य। हम अपने भारत को राज्य के नाम से भी जानते हैं, हम अपने भारत को राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, हम अपने भारत को संघ राज्य के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह क्या कारण है कि हम इतने नामों से जानते हैं? क्योंकि ये शब्द जो हैं एक दूसरे के समानार्थी समरूपक हैं। ये हमने कहा कि ये जो शब्द हैं देश, राज्य, राष्ट्र और संघराज्य, यह एक दूसरे के समानार्थी और समरूपक हैं। वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं और इनका अर्थ एक जैसा ही है, लेकिन हम इसे देश और राज्य, राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। और संविधान में वास्तविक रूप से लिखा ही है इस देश का नाम संघराज्य। लेकिन क्यों जानते हैं? आइए इसके पीछे क्या कारण है। जब अपने भारत को देश के नाम से संबोधित करते हैं, जब हम अपने भारत को देश के नाम से संबोधित करते हैं, जब अपने भारत को देश के नाम से संबोधित करते हैं तो यह हमारी भौगोलिक अवधारणा है। क्योंकि जब अपने भारत का जिक्र, विचार ग्लोब पर करते हैं, मानचित्र पर करते हैं, विवेचना, जब अपने देश की विवेचना अर्थात भारत की विवेचना ग्लोब अर्थात मानचित्र पर करते हैं, तो वहाँ पर हम अपने भारत को देश के नाम से संबोधित करते हैं। इसलिए अपने भारत को देश के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, जब अपने भारत की विवेचना ग्लोब अर्थात मानचित्र पे करते हैं, तब हम इसे देश के नाम से संबोधित करते हैं। देश के नाम से संबोधित करते हैं। राज्य अर्थात स्टेट को। जब अपने भारत को हम राज्य के नाम से संबोधित करते हैं तो यह हमारी राजनीतिक अवधारणा है। राजनीतिक अवधारणा है। राजनीतिक अवधारणा है जो राजनीतिक शास्त्र के अकॉर्डिंग इसे मिली हुई है। क्योंकि राजनीतिक शास्त्र कहता है कि राज्य वही होगा जिसके पास 4 मानक है। वह है जनता, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता।
जिसके पास चार तत्व होंगे, जनता, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, वही क्या होगा, राज्य होगा। हमने कहा भारत को हम राज्य भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, राजनीतिक अवधारणा है। ये राजनीतिक शास्त्र के अकॉर्डिंग इसे चार मानक दिए गए हैं। जो चार मानक तय करते हैं उसे हम राज्य कहते हैं। क्योंकि एक निश्चित भूभाग पर राजनीतिक रूप से अवस्थित जनता के समूह को हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं, जिसकी अनिवार्य शक्ति जो है वह संप्रभुता है। इसलिए हम इसे राज्य कहते हैं, जो कि एक राजनीतिक अवधारणा है। हम राष्ट्र भी अपने देश को कहते हैं। जब हम अपने देश को राष्ट्र कहते हैं, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। सांस्कृतिक अवधारणा से तात्पर्य यह है, क्योंकि जिस देश की सांस्कृतिक अवधारणा होती है, उस देश की एकता और अखंडता को, अर्थात यूनिटी अर्थात इंटीग्रिटी को, वह इस देश को मजबूत बनाने का कार्य करती है। जिस राज्य के निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का भावनात्मक समर्पण उस राज्य के प्रति हो, तो वह राज्य न होकर वह राष्ट्र हो जाता है। कहने का आशय यह है, धर्म, जाति, लिंग से ऊपर उठकर तो वह राज्य न होकर वह राष्ट्र हो जाता है। हम उसे अपने भारत को क्या कहते हैं, संघराज्य भी कहते हैं। ये हमारी एक संवैधानिक अवधारणा है। संवैधानिक अवधारणा है, क्योंकि अपने संविधान में हमारे भारत देश का नाम, वास्तविक नाम जो है वह संघराज्य के नाम से संबोधित किया गया है। क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया that is a Bharat shall be union of state। हमने कहा आर्टिकल 1 में कहा गया है दैट इंडिया दैट इज ए भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसी से हमने कहा जो संघ राज्य है, जो भारत का निर्माण हो रहा है, वो राज्यों से मिलकर हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है भारत को हम संघ राज्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थात यूनियन स्टेट के नाम से जानते हैं। ये हमारी एक संवैधानिक अवधारणा है, जो कि हमारे आर्टिकल 1 में इसका उल्लेख किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने बताने का प्रयास किया देश अर्थात कंट्री, राज्य स्टेट जिसे कहते हैं, और तीसरा था राष्ट्र नेशन। जब हम जाति धर्म की देश की भावना से ऊपर उठकर जब एक हम मानव समाज में भाईचारे की कल्पना करते हैं, तो वो क्या होता है, राष्ट्र हो जाता है। तब वहाँ पर हम ना हिंदू रहते हैं, ना आप मुस्लिम रहते हैं, न वह ईसाई होता है, न वह जैन होता है। तब हम एक भारत के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान अर्थात चाइना से युद्ध हो जाए तो हमारी भावनाएं क्या होती हैं, देश के प्रति हो जाती हैं। हम अनेक धर्मों में नहीं बटे होते हैं। हम आप ये चाहते हैं कि चाहे जिस हालत में अपनी देश की सुरक्षा हो जाए, ये वहाँ पर हमारी भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं। इसीलिए कहा हमने कि जाति धर्म द्वेष की भावना से ऊपर उठकर जब हम मानव समाज में एक भाईचारे की कल्पना करते हैं, तो वहाँ पर राज्य ना होकर वह राष्ट्र हो जाता है। और चौथा है संघराज्य। यह संवैधानिक अवधारणा है। राष्ट्र थी एक सांस्कृतिक अवधारणा थी, राज्य जो था एक राजनैतिक अवधारणा थी, जिसे हम देश कहते हैं एक भौगोलिक अवधारणा थी। इसलिए अपने भारत को देश, राज्य, राष्ट्र, संघराज्य के नाम से जानते हैं। आजकल इस अपने भारत के नाम अर्थात इंडिया को अंग्रेजी जो शब्द है यूनान से लिया गया है, वह
उसको बदलने की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। 3 जून 2020 को एक सुप्रीम कोर्ट में ये एक याचिका डाली जाती है, एक पिटीशन दायर किया जाता है। ये कहा जाता है याचिकाकर्ता के द्वारा कि इस इंडिया जो शब्द है भारत का अंग्रेजी शब्द, इसे बदल दिया जाए। उसके कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो इंडिया है, यह जो इंडिया है यह एक ग्रीक शब्द है अथर लैटिन शब्द है, यह यूनान से लिया गया है। इसलिए ये इंडिका से निकला हुआ, हमने कहा ये इंडिया जो शब्द इंग्लिश का है भारत का, यह ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है अथवा लैटिन शब्द है, इंग्लिश में लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड जो है इंडिका, यह इंडिका इंडस से निकली हुई है। जब यूनानी भारत आए थे, अभी हम थोड़ी पहले इस शब्द का जिक्र किया था कि इंडस, जिस सिंध को अरब के लोग जिस भारत को सिंध कहते थे, ये यूनान के लोग उसे इंडस के नाम से जानते थे। और इसी इंडस से एक ग्रीक शब्द इंडिका का निर्माण होता है और इसी इंडिका से ये इंडिया शब्द का निर्माण होता है। इसीलिए वह याचिकाकर्ता का कहना था कि इस इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन अर्थात याचिका दायर की जाती है। उस समय के चीफ जस्टिस एस बोबडे जी होते हैं और उनकी सदस्यता में 3 सदस्यीय पीठ का गठन होता है और वो 3 सदस्यीय पीठ इस याचिका को खारिज कर देती है और उस पर विचार करने से असहमति प्रकट कर देती है और कहती है क्यों हम, ये कहती है, उनका कहने का उद्देश्य होता है कि इस जो भारत, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं, जिस भारत को लाने की बात कह रहे हैं, सिर्फ भारत, इसमें आर्टिकल 1 में कहा गया है, अभी हमने बताया कि इंडिया ऑब्लिक करके दैट इज अ भारत है इसमें। तो ये इंडिया को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इससे भारत के नाम से इसे संबोधित करने की बात कर रहे हैं हम भारतीय संविधान में। तो उसी को एस बोबडे साहब की पीठ जो 3 सदस्यीय गठित होती है, वो कहती है कि भारत तो पहले से इसमें है, इसमें हम भारत लाने के क्या प्रयास किया जाए। इसलिए हम याचिका को सुनने से इनकार कर रहे हैं। ये याचिकाकर्ता सरकार के पास जा सकता है, उसके संबंधित मंत्रालय के पास, और उससे एक दरख्वास्त कर सकता है कि जो इंडिया है इसे हटा दिया जाए। क्योंकि आजकल जो देशों के नाम हैं, कई देश ऐसे हैं जो उनके अपने नाम अपने देशों के बदल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जिससे कि हमने अभी अभी देखा है कुछ ऐसे देश हैं यूरोप के, वो अपने नाम भी बदले हैं। तो ये कोई नई बड़ी बात नहीं है, ये नाम बदल भी जा सकता है, लेकिन यह इस पर हम विचार नहीं करेंगे, कोई बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि संविधान में उस शब्द का जिक्र दोनों के लिए किया गया है। तो याचिकाकर्ता का यह उसका अधिकार है, वो संबंधी मंत्रालय के पास जाए और ये कहे कि इस नाम को बदल दिया जाए। आज का सेशन मेरे प्यारे दोस्तों यहीं तक होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास हम सरकार पे देखेंगे, गवर्नमेंट पे देखेंगे कि सरकार का गठन कैसे होता है।